हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में लेक्चर तो नहीं है, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री क्लास 12th। मतलब क्लास 12th के अंदर आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री में से हों, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हों या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हो, बायोमॉलिक्यूल व्हाटएवर, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके क्लास 12th में, टोटल 10 चैप्टर्स हैं, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आज आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, जो ट्रेंड है, जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मोस्टली पूछे गए हैं, उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए वीडियो। अगर आपका एग्जाम आने वाला है क्लास 12th का, तो सीबीएसई बोर्ड का या आई थिंक इन जनरल किसी भी बोर्ड का, टॉपिक इंपॉर्टेंट सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो देखो, आइडियल सिचुएशन में वैसे तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ओके, मतलब सारा सिलेबस ही कवर करना है। बट अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा किसी वजह से, तो लास्ट मोमेंट पर आपको ये टॉपिक्स पक्के करने हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है कि इतने कम टाइम में आप सारा तो सिलेबस नहीं कर सकते हैं ना, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बट ऐसा भी नहीं है कि फिर उस चक्कर में हम हार मान जाएं और कुछ करें ही ना, दैट्स रॉन्ग, है ना, ऑब्वियसली। तो इस टॉपिक में जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ इस वीडियो में, आपको वो नोट डाउन करने। नोट डाउन नहीं करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लेना यूट्यूब स्क्रीन का, और वो भी नहीं करना चाहते तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF टॉपिक्स का ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से भी टॉपिक्स देख सकते हैं। यू हैव वेरियस वेज, ठीक है, आपके पास बहुत तरीके हैं टॉपिक को देखने के। बट आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और ये सारे टॉपिक आपने पक्का करके जाना है, इनको नहीं छोड़ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो सबसे पहली केमिस्ट्री मैंने उठाई है फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। तो देखो भाई, मोस्टली ना ये चैप्टर्स न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब न्यूमेरिकल है और थ्योरी है और थोड़ी बहुत और चीज़ें भी है, रिएक्शन भी है। तो ना न्यूमेरिकल तो यार देखो ऐसा होता है कि कोई भी आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल का तो ऐसा गेस करना मुश्किल होता है, फिर भी कुछ एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। पर अदरवाइज न्यूमेरिकल तो भाई जितने कर सकते हो कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि NCERT के न्यूमेरिकल अगर कर सकते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताती हूँ। हाँ, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सोल्यूशन में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। वेंट हॉफ फैक्टर आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास एबनॉर्मल मास होता है, एबनॉर्मल मोलर मास आता है, तो उसमें वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट होता है, जिसको आइटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वेंट हॉफ फैक्टर यानी कि जो आइटा वैल्यू है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब या आप कह लो कि एसोसिएशन के लिए भी अलग होती है और डिसोसिएशन के लिए अलग होती है ना। तो एसोसिएशन के लिए आप आइटा आपसे पूछ सकते हैं वो, और डिसोसिएशन के लिए पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि भाई NaCl है, ठीक है, तो NaCl के लिए आइटा कितना लेंगे आप, NaCl डिसोसिएट होता है, याद रखो, NaCl डिसोसिएट होता है, तो NaCl के लिए आइटा आप 2 ले लेते हैं। अच्छा, वेंट ऑफ फैक्टर का मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है और शायद वीडियो भी है, मतलब शॉर्ट तो पक्का है, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी। तो वेंट ऑफ फैक्टर में आपको याद रखना है कि अगर एसोसिएशन हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है, तो आइटा कैसे निकालते हैं ना। जैसे NaCl के लिए 2 होता है, अगर कोई डाइमर बन रहा है तो उसके लिए 1/2 हो जाता है ना। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब आइटा आपको कैलकुलेट, किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना आना चाहिए, एक तो ये बात होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास 4 प्रकार की होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, डेल्टा TB, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जिसको, डेल्टा TF, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और इसके अलावा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका ना न्यूमेरिकल बहुत आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड न्यूमेरिकल, मतलब कोई भी जैसे पाई टू CRT, तो इसका न्यूमेरिकल आना चाहिए आपको, इस पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। इसके अलावा ना एक क्वेश्चन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर के पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको बोला होता है कि इफ द 2 सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या हैं, हीमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, मतलब ये डेफिनेशन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर की वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है नाउ। अच्छा, इसके अलावा आप कई बार ना एग्जाम्पल पूछते हैं, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन। देखो, जब आपने रॉल्स लॉ पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि भाई रॉल्स लॉ तो आइडियल सोल्यूशन, जितने भी आइडियल सोल्यूशन है वो तो रॉल्स लॉ को वैसे फॉलो कर रहे हैं, पर जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो भी 2 प्रकार के होते थे, ठीक है। तो वो 2 प्रकार के कौन से थे, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाले
और दूसरे टाइप के थे सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन वाले, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो ये एग्जाम्पल आते हैं कई बार कि भाई पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आता है ये, तो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। इसकी ट्रिक भी होती है, मैं अगर आप बोलोगे तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी कि कोई अगर सोल्यूशन दे रखा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये वाला पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या ये नेगेटिव करेगा, ठीक है। पर आपको एग्जाम्पल आने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपके पास बात रहेगी सोल्यूशन की। इसमें मैं न्यूमेरिकल सारे इंक्लूड नहीं करी क्योंकि भाई वैसे तो रॉड्स के, हेनरी के, भैया सबके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो जितने कर लो, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा काफ़ी फेवरेट चैप्टर है, कह सकते हो आप, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाता है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ना आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ना वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मेरे ख्याल से 9 नंबर का आता है सीबीएसई बोर्ड में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छी वेटेज है इसकी, अच्छी बोली जाती है भाई। 70 नंबर, 70 में से 9 नंबर इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। मतलब 23 ही तो चाहिए होते बंदे को पास होने के लिए, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि पास ही होना है, बट मैं एक बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ना भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेल एंड बैटरी का। सेल एंड बैटरी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल एंड बैटरी, ठीक है। आप सेल और बैटरी में क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो सेल और बैटरी में ना आपसे अलग अलग टाइप के सेल पूछ सकते हैं, मर्क्यूरी सेल और ड्राई सेल, फ्यूल सेल और लेड स्टोरेज बैटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मुझे सेल और बैटरी में बताना हो ना कि सेल और बैटरी में तो वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। भाई कितना बोलूँ उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी, जितना बोलूँ उतना कम ही पड़ेगा। लेड स्टोरेज बैटरी भाई इसकी आपको रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है, रिएक्शन, और इसमें कैथोड एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, रिचार्जिंग में क्या रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग में क्या रिएक्शन है, और रिएक्शन और हाँ मतलब रिएक्शन कैथोड एनोड पे, ये सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना सेल बैटरी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, यूजेस किसके, आपको बोलेंगे लेड स्टोरेज बैटरी का यूज़ बताओ तो ऑटोमोबाइल्स में होता है, इन्वर्टर्स में, मर्करी सेल का यूज़ बताओ और ड्राई सेल का यूजेस बताओ। तो यूजेस ऑफ सेल एंड बैटरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको यूजेस सारे सेल बैटरीज के पता होने चाहिए। लेड स्टोरेज बैटरी तो भाई मस्त एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना बोलूँ उतना कम, स्पेशली इसकी रिएक्शन, रिचार्जिंग की, डिस्चार्जिंग की। अब इसमें भी ना रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। जब लेड स्टोरेज बैटरी रिचार्ज हो रही है वो वाली रिएक्शन, और जब डिस्चार्ज हो रही है वो वाली रिएक्शन। तो रिचार्ज और डिस्चार्ज दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए, एक ही है, बस रिवर्स ही तो करना है, ठीक है, पर जो भी है लेड स्टोरेज बैटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल और बैटरी की यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो इस बार जेईई के पेपर में भी आया हुआ था शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और वैसे भी आता ही रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और मैं सोच भी रही हूँ कि इसमें वीडियो बनाऊँ क्योंकि मैंने अभी तक ये वीडियो बनाई नहीं, और मेरे पास मस्त ट्रिक है इसकी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को सॉल्व करने की, तो मैं सोच रही हूँ कि बतानी चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी क्वेश्चन कैसा आता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, आपको ना कोई इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि भाई इसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी आपको ना एक इलेक्ट्रोलाइट देंगे, जैसे NaCl दे दिया या HNO3 दे दिया, नहीं HNO3 सॉरी NaCl, कॉपर सल्फेट, AgNO3, H2SO4, आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे और बोलेंगे उसका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, किस पे, कैथोड और एनोड पे, एट कैथोड एंड एनोड, ठीक है। तो उसका एक टेबल होता है, आपको वो याद रखना होता है, उसकी एक ट्रिक भी है मेरे पास, बहुत मस्त मैंने बनाई है, तो वो आपको पक्का मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो पक्का में समझ गए ना आप, पक्का तो कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन, हाँ फैराडे इज वेरी ऑल्सो, फैराडे लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ का न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है कि भाई इतना करंट पास करा है, इतने टाइम के लिए करा है, बताओ कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो उसका एक फैराडे लॉ के ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ऐसे तारीफ नहीं करनी चाहिए खुद की, बट अच्छा है, ठीक है। तो वो देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसमें सारा कवर हो जाएगा। उसके बाहर फैराडे कुछ है ही नहीं, बस कोई खत्म कहानी है, वहीं पे खत्म कहानी। हाँ वो फॉर्मूले भी तो समझना है ना मेन, तो फैराडे लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मुझे याद आ रहा है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंसंट्रेशन, सॉरी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन सॉरी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पे
डाइल्यूशन में क्या फ़र्क पड़ता है? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस तो कोई भी हो सकती है, जैसे आपके पोल लैम्डा है, मोलर कंडक्टेंस की बात कर सकता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर सकता है, कापा कंडक्टिविटी की बात कर सकता है। तो इनमें जब आप डाइल्यूशन करेंगे, सॉरी जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो इनमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ओके, तो ये इस एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब न्यूमेरिकल तो भाई ये देखो सारे इंपॉर्टेंट है, नर्नेस्ट के इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, नर्नेस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने वाले, सेल पोटेंशियल निकालने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टर जी के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे फिर तो मैंने सब कुछ लिख दिया, भाई न्यूमेरिकल में ना बड़ा मुश्किल है, सारी इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो ना फॉर्मूला तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, पर नर्नेस्ट के न्यूमेरिकल फिर भी आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स का क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, लेट मी चेक, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स में ना आपके पास एक तो ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके पास, आपने ऐसे एरी गेरी नहीं करनी, ठीक है। मेनली अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, या नीट के लिए भी पढ़ रहे हैं इनफैक्ट, इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की करनी है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करनी, ठीक है। अच्छा, इसमें हाफ लाइफ पीरियड भी आता है, टी हाफ लाइफ पीरियड, वो भी इसी का पार्ट हो गया ना, जीरो और फर्स्ट का हाफ लाइफ ऑर्डर, टी हाफ जिसको बोलते हैं। तो ये इनके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ पीरियड के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 0 और 1 के लिए आपको याद रखनी होती है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो क्या चेंज आते हैं। तो वैसे तो मैं आपको भी बता दूं, जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी सब सेम रहता है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, एवरीथिंग सेम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सब सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि कैटलिस्ट ऐड करने से क्या चेंज हो जाता है, क्या कम हो जाता है, क्या ज़्यादा हो जाता है। कैटलिस्ट ग्राफ भी अच्छा है इसका, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का ग्राफ भी आता है, ठीक है, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक ग्राफ में आपको एक और बात बताना भूल गई, ये जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो कहाँ गई, ये रही भाई, अब जगह तो बची नहीं मेरे पास, चलो दूसरे पेन से लिख लेते हैं, हमको समझ तो आ जाएगा। तो जो सेल समझ आना, ठीक है, तो जो सेल और इलेक्ट्रो है ना, उसमें ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है टॉपिक होता है, वो होता है ग्राफ। किसका ग्राफ? आपके पास ना एक इक्वेशन होती है, डी बाय हक्कल-लॉन्सागर इक्वेशन, मैंने उसका बहुत क्वेश्चन देखा है, जो होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। अगर आपको याद हो, डी बाय हक्कल-लॉन्सागर इक्वेशन होती थी, उसका ना ग्राफ बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं ग्राफ समझाऊँ आपको यहाँ पर, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब समझाना तो क्या ही है इस टाइम पे, बट उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे अंडर रूट सी जा रहा होता है, यहाँ पे लैम्डा जा रहा होता है, फिर स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसा होता है, वीक के लिए थोड़ा ऐसा चलता है। तो ये ग्राफ ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्राफ पक्का कर लेना, ये वाला, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत जगह देखा हुआ है। अच्छा, अब वापस आते हैं अपनी काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड इक्वेशन, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की, हाफ लाइफ पीरियड इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और न्यूमेरिकल तो वैसे देखो फिर सबकी इंपॉर्टेंट है, तो काइनेटिक्स में आई गेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना नेक्स्ट आ जाते हैं अपने इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में आपके पास जो 2 ही चैप्टर है, ठीक है। एक चैप्टर है आपके पास डी एंड एफ लॉक, तो डी एंड एफ लॉक में आपके पास भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं डी एंड एफ लॉक में से, डी और एफ में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब होता है कि रीजन पूछने के, गिव रीजन, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि भाई व्हाई जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या फिर व्हाई ट्रांजिशन मेटल आर गुड कैटलिस्ट, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो किसी में भी आ सकते हैं कि वो ट्रांजिशन मेटल गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं, ये पूछ लेंगे आपसे, या फिर ट्रांजिशन मेटल कलर दिखाते हैं, भाई क्यों दिखाते हैं, ट्रांजिशन में पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, ठीक है, या फिर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है, लो क्यों होती है, मतलब ये सब, ठीक है। तो ये मैंने लिमिटेड लिखे हैं, पर हैं बहुत सारे हैं ये, ठीक है। तो इनके 2-4 वर्ड के आंसर होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये आपको पक्का करने हैं कि वाई 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 वाई, ओके। नाउ इसके अलावा ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है डी एंड एफ से, मैग्नेटिक मूवमेंट। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड, कैलकुलेट जो भी बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड। जैसे आपको दे देंगे Fe2+, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, ठीक है,
या Mn2 का, तो कुछ भी दे सकते हैं ना, ET से तो मैं ET से लगा दिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट का अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता था, अरे भाई चुप हो जा, मतलब ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √Nn+2 बोहर मैग्नेटॉन, ये वाला। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, ठीक है। नाउ इसके बाद आपके पास है K2Cr2O7 और KMnO4 की रिएक्शंस बहुत पूछी जाती है, K2Cr2O7 एंड KMnO4। आई होप मेरी राइटिंग आपको समझ आ रही हो, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है अभी स्क्रीन पे लिखने की, थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत नहीं होती, मतलब मेरे को तो समझ आ ही जाता है, आपको भी आ ही रहा होगा, तो इतना बढ़िया तो नहीं है, पर चलो जो भी है। K2Cr2O7 KMnO4 की रिएक्शंस याद कर लेना भाई, ठीक है, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में से ना लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का डिफरेंस, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का डिफरेंस बहुत आता है। एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड के डिफरेंस बहुत पूछे जाते हैं। अब डिफरेंस किस में भाई, डिफरेंस किसी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है बताओ जी, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और क्या बचा, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उनके एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, मतलब बहुत ही कुछ हो गया। तो ये भी पूछते हैं, तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस पक्का करना है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। कलर से रिलेटेड क्वेश्चन तो तुमने ऊपर लिख दिया कि कलर होगा कि नहीं होगा बताओ जी। जैसे आपसे पूछेंगे जिंक 2+ कलर आता है कि नहीं आता, तो भाई वो खुद ही देखना पड़ता है, डिजिटल ट्रांजिशन हो रही होगी तो कलर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं आ रहा होगा। बता देना मुझे कलर के ऊपर वीडियो चाहिए होगा, आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट वीडियो चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कर दूंगी, मोस्टली मेरे पास उनकी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब आ जाते हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, टॉप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो काफ़ी कुछ है बताने को, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो काफ़ी फेवरेट है मेरे, फेवरेट और इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए, मेरे फेवरेट से क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भाई, एक जो आता ही आता है ना वो है IUPAC नेम। IUPAC नेम का क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि आपको कोई कंपाउंड दे दे उसका नाम लिखना। मैंने IUPAC नेम का वीडियो बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। IUPAC नेम आ जाएंगे, या आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आ जाएगा। तो अब आप बोलोगे यार मैग्नेटिक मोमेंट तो पहले आ गया था, फिर दोबारा क्यों आया भाई, ये कॉम्प्लेक्स का है, वो आयन का था। जैसे आपको FeCN6 और FeCN6 4- ऐसा आ गया, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा नहीं कि इसी का आएगा, मैं बता रही हूँ कि मतलब कॉम्प्लेक्स का आएगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ। IUPAC नेम, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालना, उसकी शेप, इनर है कि लो स्पिन है कि आउट हाई स्पिन है ये बताना, लो स्पिन हाई स्पिन, या फिर इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये बताना। भाई ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बिलोंग करते हैं एक थ्योरी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, मुझे याद है, तीनों के ऊपर बनाया मैंने ऐसे, ठीक है। VBT को पक्का करके जाना, कोऑर्डिनेशन की जान है VBT। इसमें से क्वेश्चन तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत है, ठीक है। कितना बात बोलूँ कम है। हाँ, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एक सर्टेन तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको एक सिचुएशन दी होती है, CFT का क्वेश्चन होता है ये। CFT में ये वाला क्वेश्चन आता है कि आपको बोला होगा यार लैम्डा नॉट अगर ग्रेटर देन P से है, ठीक है, तो D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इफ लैम्डा नॉट इज ग्रेटर देन P तो D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, या इफ लैम्डा नॉट इज लेस देन P तो फिर बताओ, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाला, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। आइसोमेरिज्म में तो भाई जितना कर सकते हो, आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट तो है पर जितना कर सकते हो तो बहुत बड़ा है, तो इसमें से भी वैसे आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म। ओके, अब लास्ट आ जाते हैं ऑर्गेनिक पे, जिसका आपको बेसब्री से है इंतज़ार, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक पे। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना मैंने चैप्टर वाइज डिवीजन नहीं करी, ओके। मैंने ऐसा नहीं करा कि यार कि ठीक है हेलो एल्केन का अलग बता देते हैं, क्योंकि ना ऑर्गेनिक में भाई हर चैप्टर का सेम ही हाल है, ठीक है। तो जो बातें मुझे लग रही हैं ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ, ओवरऑल मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा सा बता पाऊंगी मैं, ठीक है। तो देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक बहुत, अब देखो मैं सीधा बैठ क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपको नेमिंग रिएक्शन तो पक्का करनी है। देखो वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शंस मतलब बहुत सैकड़ों रिएक्शन है, तो अल्टीमेट वैसे तो आइडियली आपको सारी करनी चाहिए, बट आइडियल सिचुएशन होती नहीं है, ठीक है। तो आपको नेमिंग रिएक्शंस तो पक्का करके जानी है।
HVZ रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन तो सारी करनी है, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन, ओके, रिएक्शंस। अच्छा, इसके अलावा नेमिंग रिएक्शंस के अलावा आपको जो दूसरी चीज़ करनी है वो है डिस्टिंक्शन टेस्ट। मतलब ये आने ही आने हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आने ही आना है। नेमिंग रिएक्शन आनी है, डिस्टिंक्शन टेस्ट, जैसे आपको बोलेंगे कि इथेनॉल मिथेनॉल में डिस्टिंक्शन टेस्ट बताओ, कोई अगर है तो बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में डिस्टिंक्शन टेस्ट बताओ, तो डिस्टिंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म, भाई अगर आप ध्यान से देखें ना तो पहले 4-5 मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे SN1 SN2, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या फिर अल्कीन से अल्कोहल, गिनते रहना कितने हुए, या फिर अल्कोहल से ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैकेनिज्म 4-5 है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 मैकेनिज्म आएगा इस टोटल, जो मिनिमम आपको जो मैंने गिनवाए वो तो आपको आने ही चाहिए। तो नेमिंग रिएक्शन होगी, डिस्टिंक्शन टेस्ट होगी, मैकेनिज्म हो गया। हाँ, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, एसिडिक करेक्टर के ऊपर आता है क्वेश्चन, मतलब आपको ना कंपाउंड दिए होंगे और आपने उनका एसिडिक करेक्टर अरेंज करना होगा, या pKa कह लो, pK और एसिडिक करेक्टर रिलेटेड ही हैं। एसिडिक करेक्टर का क्वेश्चन बहुत आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, क्वेश्चन पक्का आता है। और एसिडिक करेक्टर भाई जो जनरली आपको पता होने चाहिए ना, वो है अल्कोहल्स, फिनोल्स इस चैप्टर का, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके एसिडिक करेक्टर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, किसके, अल्कोहल्स, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के, ओके। नाउ नेक्स्ट आपके पास है बेसिक करेक्टर्स। अब बेसिक करेक्टर्स में आप समझ गए हैं, अमाइंस आएंगे। बेसिक करेक्टर यानी कि PKB कह सकते हो आप, है ना, ऑब्वियसली नॉट कह सकते हो, मतलब रिलेटेड है ये। तो बेसिक करेक्टर में आपके पास जो चैप्टर आता है वो होता है अमाइंस के बेसिक करेक्टर, अनिलीन्स या उसके रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, अनिलीन्स के बेसिक करेक्टर ETC। तो इसके बेसिक करेक्टर के ऑर्डर आते हैं, मुझे बता देना, वीडियो बनानी होगी तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँगा, सब इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक रिएक्शन एक आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आपको याद है कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब वो एल्डिहाइड और कीटोन का एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, तो मतलब ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रखना होता है, याद कर रखना होता है, समझना होता है, याद तो कुछ नहीं रखना है। एल्डिहाइड और कीटोन में से आता है, तो ये भी बहुत पूछा जाता है न्यूक्लियोफिलिक, तो टॉपिक देख लेना इसका। तो ये आपके पास पूरी ऑर्गेनिक हो गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल पे। तो देखो बायोमॉलिक्यूल जो है ना वो लर्न करने वाला है, ठीक है। मैंने बायोमॉलिक्यूल का वन शॉट बनाया हुआ है, तो प्रमोशन कर देते हैं साथ साथ अपनी वीडियो का, क्या पता कुछ चल जाए, ठीक है। तो मैंने वन शॉट वीडियो इसका बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ, मतलब अच्छा ही बोलूँगी ना मैं तो, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल का वन शॉट बनाया, अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना, आता होगा बायोमॉलिक्यूल तो मत देखना, आता है तो आता है, फिर क्यों देखोगे, ठीक है, इतना टाइम थोड़ी है। तो बायोमॉलिक्यूल में तो वैसे तो भैया सारा चैप्टर ही लर्न करना है, ऑल थ्योरी बेस्ड है ना, ऑल चैप्टर रिवाइज करना है, मतलब लर्न करना, तो कुछ है ही नहीं। फिर भी अगर मुझे कुछ कहना हो तो इसमें से एक रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब बताना होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है, ठीक है, देख लेना, मेरे चैनल पे ही होगा। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भाई इसकी HI रेड फॉस्फोरस के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो आपको पता है HI रेड फॉस्फोरस के साथ ग्लूकोज हेक्सेन बना लेता है, या फिर ब्रोमीन वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगी, या फिर HNO3 के साथ क्या रिएक्शन होगी, या हाइड्रोक्सिलामीन NH2 के, मतलब ETC कर रही हूँ, मतलब ETC, ठीक है। इन सब के साथ इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन में प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए, और इनसे कंफर्मेशन क्या मिलती है, कंफर्म क्या करते हैं ये रिएक्शन से, क्या कंफर्मेशन मिल रही है, वो भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना। जैसे अगर ग्लूकोज का HI रेड फॉस्फोरस के साथ करेंगे तो N-हेक्सेन मिलता है, दिस रिएक्शन कंफर्म दैट ग्लूकोज हैज अ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा वाइटामिन्स के आपके पास वाइटामिन्स के नेम, वाइटामिन से क्या डेफिशिएंसी होती है। वाइटामिन्स के नेम मतलब कि जैसे विटामिन A का नाम क्या है, विटामिन C का दूसरा नाम क्या है,
ये सब विटामिन क्या है ना, तो उनके नेम, अदर नेम, और उनसे डेफिशिएंसी कौन सी हो रही है, किस डेफिशिएंसी के लिए कौन सा विटामिन चाहिए। विटामिन का टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में आरएनए और डीएनए का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरएनए वैसे तो सब इंपॉर्टेंट हो गया ना, फिर आरएनए और डीएनए का डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और बस इन्हें करना स्टार्ट कर दो। और अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।